नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास के प्रथम चैप्टर पुनर्जागरण के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में पुनर्जागरण की विशेषताएं और उसके स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण की विशेषताओं और स्वरूप के बारे में अध्ययन करने से पहले एक अन्य विषय पर हम चर्चा करते हैं। विद्वानों के विमर्श का एक विषय रहता है कि क्या पुनर्जागरण आधुनिक यूरोप का प्रारंभ करता था, अर्थात क्या पुनर्जागरण से ही आधुनिक यूरोप की शुरुआत हुई। इस विषय में कई सारे विद्वानों के मत अपने अपने स्थान पर अलग अलग हैं। सामान्यतः आधुनिक यूरोप का प्रारंभ पुनर्जागरण से ही माना जाता है। पुनर्जागरण के कारण यूरोप में नवीन विचारों का आगमन हुआ, विचार स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसके कारण वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। पुनर्जागरण ने धार्मिक जड़ता और चर्च के आडंबर युक्त कठोर नियंत्रण जो था, उस नियंत्रण को कला और साहित्य में मुक्ति दिलाई। कला और साहित्य में अनेक विषयगत परिवर्तन आए, स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ और इस कारण हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण की जो विशेषताएं हैं, खासकर आलोचनात्मक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनका प्रारंभ मुख्य रूप से पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन विशेषताओं का वाहक होने के कारण पुनर्जागरण आधुनिक यूरोप के प्रारंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पुनर्जागरण के अर्थ को समझने के बाद इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। पुनर्जागरण की कुछ खासियतें थी, कुछ विशेषताएं थी। मोटे तौर पर हम उनका अध्ययन इन बिंदुओं के तहत कर सकते हैं। पहली विशेषता, तर्क पर आधारित चिंतन का उदय। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन उन धार्मिक परंपराओं और विचारों को केवल इसलिए मानने से इनकार कर दिया कि वो परंपरागत रूप से पहले से चली आ रही हैं या धर्म की उनमें आस्था है। इसके स्थान पर उन्होंने अब उन्हीं बातों को मानना स्वीकार किया जो तर्क के आधार पर सही उतरती हैं, जो मानव की सहज बुद्धि के ऊपर खरी उतरती हैं। इस युग के प्रारंभ में लोगों के ऊपर अरस्तु के तर्कशास्त्र का गहरा प्रभाव पड़ा और उसके बाद अनेक विश्वविद्यालयों जैसे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, पेरिस का है, यूनिवर्सिटी है, इन्होंने तर्क आधारित विचारधाराओं को स्वीकारने के प्रति बल दिया और उसे आगे बढ़ाया। अब उसी बात को स्वीकार किया जाने लगा जो तार्किक हो, तर्क के आधार पर सही उतरती हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी पुनर्जागरण की। एक इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन के समय में धर्माधिकारियों ने कहा कि भाई धन के द्वारा आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कथन को लोगों ने तर्क के आधार पर तोला और उसे मार्टिन लूथर ने इस मानने से इनकार कर दिया कि केवल धन देकर आप अपने पापों की मुक्ति नहीं कर सकते हैं। पुनर्जागरण की दूसरी विशेषता थी मानववाद। मानववाद क्या है? मानववाद का अर्थ है मानव के जीवन में रुचि लेना, मानव के उत्कृष्ट के विषय में सोचना, मानव का आदर करना, मानव की प्रॉब्लम्स, समस्याओं को समझना, उनको दूर करने की कोशिश करना, मानव का जीवन किस प्रकार से उन्नत हो उसके बारे में विचार करना,
अर्थात मानव के बारे में चिंतन करना, मानव की प्रगति के बारे में चिंतन करना, मानव की अच्छा जीवन किस प्रकार से हो उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में विचार करना, ये मानववाद है। ये मानववाद एक प्रकार से धार्मिक मुक्ति से अलग है। धर्म कहता है कि इस प्रकार के कार्य करें जिससे कि आपको आगे जाकर स्वर्ग प्राप्त हो, परंतु मानववाद कहता है कि हमें उन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो मानव के जीवन को ज़्यादा सुखमय बना सकता हो, ज़्यादा सुंदर बना सकता हो। यही विचारधारा जो तन मन भाव और भावना से सुंदर हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव केंद्रित हो, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के वाद को मानववाद कहा जाता है। पेट्रार्क को मानववाद का जन्मदाता माना जाता है। पेट्रार्क ने अपने साहित्य में उस विषय वस्तु को बहुत महत्व दिया जिसका मानव के विकास में, मानव की उन्नति में भूमिका हो। जो कथन या जो बातें मानव को, मानव की सुंदरता या मानव के उत्कृष्ट में बाधा पड़ती थी, उनकी उसने पेट्रार्क ने विरोध किया और आगे जाकर यह मानववादी विचार पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता बनकर उभरा। प्राकृतिक सौंदर्य की स्वीकारोक्ति पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता थी। ये इस प्रकार की विशेषता थी जो सहज सौंदर्य को स्वीकार करता है। इसमें खासकर कला के क्षेत्र में मानववादी विचारों को सही और यथार्थ रूप में देखा जा सकता है। पुनर्जागरणकालीन जो कला रची गई, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची की कला हो, चाहे अल्बर्टी की कला हो, उसमें इस प्रकार के विषय लिए गए जिससे सहज सौंदर्य की प्रतिष्ठापना हो, सहज सौंदर्य की स्वीकारोक्ति हो। इससे पहले जितने भी विषय होते थे वो धर्म आधारित विषय होते थे, परंतु अब उसके स्थान पर कला और साहित्य के क्षेत्र में सहज सौंदर्य की स्वीकारोक्ति, सहज सौंदर्य के विषय को भी स्थान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। एक अन्य विशेषता थी धर्म और धार्मिक रूढ़ियों में कमी। ये पुनर्जागरण की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी और इसमें चूँकि धर्म के द्वारा परंपरागत रूप से अगर रूढ़ विचार हैं, उन विचारों को चूँकि वो तर्क के आधार पर सही नहीं उतरते थे तो उनको मानने से इनकार करने की शुरुआत हुई। और यही कारण है कि धार्मिक जो रूढ़ियाँ हैं वो रूढ़ियाँ पुनर्जागरण के समय में लगातार कम होती गई। बहुत सा ऐसे साहित्य लिखा गया जिसमें धार्मिक अंधविश्वासों, धर्माधिकारियों की जीवन प्रणालियों की खिल्लियाँ उड़ाई गई, जैसे पेट्रार्क का साहित्य है। इसी प्रकार इंग्लैंड का प्रसिद्ध साहित्यकार टॉमस मूर है, उसने भी अपने ग्रंथ यूटोपिया में मानववाद के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए इस प्रकार की रूढ़ियों का विरोध किया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी पुनर्जागरण काल की। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पुनर्जागरण से पहले धर्म का मानव के जीवन पर जबरदस्त असर था और एक प्रकार से पूरा मानव जीवन धर्म के द्वारा नियंत्रित था। उसे धर्म से अलग हटकर सोचने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी। परंतु पुनर्जागरण काल में अब व्यक्ति ने धर्म से हटकर भी अपने लिए, अपने सुखमय जीवन के लिए सोचना प्रारंभ किया। उसके परिणाम स्वरूप धर्म और धार्मिक रूढ़ियों में कमी आई। पुनर्जागरण की एक और विशेषता थी प्रयोगवाद या विज्ञानवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। जैसा कि हमने तर्क आधारित चिंतन का विश्लेषण करते हुए बताया कि या तो आप कोई चीज़ को इसलिए स्वीकार कीजिए कि वो परंपरागत रूप से चली आ रही है, उसको आप
अच्छा है बुरा है उसका बेस क्या है उसके बजाय आप केवल इसलिए उसको स्वीकार करते हैं कि वो धर्म के द्वारा स्वीकृत है। परंतु मानव की सहज बुद्धि अगर उसकी तार्किक बुद्धि उसकी है तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो ये पता करने की कोशिश करेगी आखिर ऐसा क्यों है या इस कथन के पीछे ऐसा क्यों है। और यही कारण है कि धीरे धीरे उसने सभी चीज़ों को तर्क के आधार पर कसना प्रारंभ किया। प्रयोगवाद या विज्ञानवाद एक ऐसी विधा है जिसमें कोई समान परिस्थिति की परिस्थितियों में अगर कोई प्रयोग हम करते हैं तो उसके परिणाम समान ही आते हैं। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि देखिए इस प्रकार अगर ये घटना होगी तो उसका परिणाम ये निश्चित रूप से आएगा। बार बार प्रयोग से इसको सिद्ध कर सकते हैं जिससे कि मानव उसको स्वीकार करने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं है। रोजर बेकन का एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। बेकन ने कहा था कि हम ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका है वाद विवाद का, दूसरा तरीका प्रयोग का। वाद विवाद में कई बार हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वो प्रश्न ही खत्म हो जाता है और हम उस किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलते, या उस निष्कर्ष पे पहुंचने पर भी हमारे मन में कहीं न कहीं संदेह बना रहता है और हमारे मन को कहीं शांति प्राप्त नहीं होती। दूसरा तरीका जो प्रयोग का तरीका है, इसमें ये बात सिद्ध की जा सकती है अनुभव और प्रयोग के द्वारा कि एक ही चीज़ को बार बार उसी तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम वही आएगा। तो प्रयोग द्वारा अगर हम कोई चीज़ को सिद्ध करते हैं तो वो सत्य की प्राप्ति उससे हो सकती है। व्यक्ति उसको स्वाभाविक रूप से मानने के लिए बाध्य हो जाता है क्योंकि ये बार बार उसी प्रकार के परिस्थितियों में किए गए प्रयोग का परिणाम उसी प्रकार से प्राप्त होता है और इस प्रकार हम उस सत्य को साबित कर सकते हैं। तो ये जो प्रयोगवाद और विज्ञानवाद ये पुनर्जागरण काल की बहुत विशिष्ट विशेषता थी, जिसने न केवल धार्मिक रूढ़ियों और उनको मानने से इनकार करने में भी सहायता दी, बल्कि इसने मानववाद को भी प्रोत्साहित किया। इसने प्राकृतिक या सहज सौंदर्य की स्वीकृति को भी प्रोत्साहित किया। इसने तर्क आधारित चिंतन को भी प्रोत्साहित किया। एक और विशेषता थी लौकिक जगत के प्रति आस्था। ये विशेषता प्रयोगवाद, विज्ञानवाद, मानववाद और तर्क आधारित चिंतन से जुड़ी हुई विशेषता थी। मध्ययुगीन जो यूरोप था उसका मुख्य उद्देश्य मानव समाज का ये था कि हम किस प्रकार से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त प्राप्ति कर सकते हैं, और उसके लिए प्रधान ध्येय जो व्यक्ति का होता था वो इस प्रकार के कार्य करना था जिससे हमें आगे जाकर स्वर्ग प्राप्त हो। परंतु पुनर्जागरण ने, खासकर मानववाद ने, उसे इस लौकिक जगत में सुंदरता, इस लौकिक जगत में सुख और इस लौकिक जगत में जो कुछ है वही उस मानव का जीवन है, इसके प्रति आस्था जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब लोगों का विचार ये होने लग गया कि जो जीवन है ये जीवन ही सब कुछ है। भविष्य में आगे स्वर्ग या नरक जैसी कोई चीज़ है या नहीं उसका हमें पता नहीं है, क्योंकि उससे हमें आज तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते, प्रयोग के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए लौकिक जगत के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी और ये एक महत्वपूर्ण जो विशेषता पुनर्जागरण काल की निकल कर आई। एक और विशेषता जो पुनर्जागरण की हमें दिखाई देती है वो सामंतवाद का विरोध। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें समाज के अधिकतर उत्पादन पर एक वर्ग विशेष का अधिकार होता था और उस व्यवस्था में जन्म जन्मांतर एक ही परिवार का, एक ही वंश का अधिकार लगातार बना रहता था। क्योंकि ये सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित था जो शोषणकारी थी, विभेदकारी थी, जो समानता परक नहीं थी।
और इस कारण पुनर्जागरण काल में सामंतवाद का विरोध हुआ। सामंतवादी विचारधारा एक क्लोज्ड व्यवस्था को पसंद करती है, जबकि पुनर्जागरण में जिस प्रकार के चिंतन को बल दिया गया, व्यापार और समृद्धि को बल दिया गया, वह एक प्रगतिशील व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो इस प्रकार से सामंतवाद और इस पुनर्जागरणकालीन प्रगति का अंतर विरोध था, और यही कारण था कि पुनर्जागरण काल में सामंतवाद का विरोध किया गया। तो इस प्रकार ये विशेषताएं पुनर्जागरण काल में हमें दिखाई देती हैं। हम रिकैप कर लेते हैं। प्रथम, तर्क पर आधारित चिंतन का उदय। दूसरा, मानववाद। तीसरा, प्राकृतिक सौंदर्य की स्वीकारोक्ति। चौथा, धर्म और धार्मिक सुरूढ़ियों में कमी। पांचवा, प्रयोगवाद और विज्ञानवाद। छठा, लौकिक जगत के प्रति आस्था में वृद्धि। और सातवां, सामंतवाद का विरोध। पुनर्जागरण का स्वरूप कैसा था, अर्थात पुनर्जागरण कैसा था, कैसा रूप था उसका पुनर्जागरण का। पीछे हमने पुनर्जागरण की विशेषताएं देखी हैं। उन विशेषताओं से हमें पुनर्जागरण के रूप को समझने में सहायता मिलती। तो पुनर्जागरण, अगर हम इसको ये कहना चाहें कि पुनर्जागरण कैसा था, तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण मानववादी था। पुनर्जागरण एक ऐसा था जिसमें स्वतंत्र चिंतन को बल दिया जाता था। पुनर्जागरण में विज्ञानवाद था, अर्थात केवल प्रयोग आधारित जो सत्य स्थापित होता था उसे ही स्वीकार किया जाता था। पुनर्जागरण व्यक्तिवादी था, अर्थात वो व्यक्ति विशेष के विकास और उसकी समृद्धि पर बल देता है, वो व्यक्ति की गरिमा के ऊपर बल देता है। पुनर्जागरण मध्यम वर्गीय था, अर्थात पुनर्जागरण को उठाने में, पुनर्जागरण को और अधिक बल देने में मध्यम वर्ग का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। निम्न वर्ग के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि यह पुनर्जागरण को इतना ज़्यादा बढ़ावा देता, ना उसमें स्वतंत्र चिंतन के प्रति इतनी चेष्टा थी, ना ही उसके पास इतना धन था कि पुनर्जागरण कालीन विशिष्टताओं को प्रेशर देता, कला साहित्य के विद्वानों को प्रेशर देता। जबकि उच्च वर्ग, जो उस समय सामंत वर्ग था, वो सामंत वर्ग केवल और केवल भोग विलास में व्यस्त था। उसका ना तो व्यापार और वाणिज्य के प्रगति के प्रति कोई ध्यान था, ना ही उसका समाज में आधुनिकीकरण की तरफ कोई विचार था। तो एक ऐसा वर्ग निकलकर सामने आया जिसने पुनर्जागरण को बेच दिया, उसको बल दिया, वह था मध्यम वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण मध्यम वर्गीय था। पुनर्जागरण को उत्कृष्ट उठाने वाले लोग मध्यम वर्गीय लोग थे। जैसा हमने इसकी विशेषताओं में देखा कि पुनर्जागरण सामंत विरोधी था और इसके कारण सामंतवाद में कमी आई, उसका विरोध हुआ। उसकी चर्चा हम पीछे की स्लाइड में कर चुके हैं। क्योंकि सामंतवाद प्रगति विरोधी था और इस कारण से उसने उस व्यवस्था का विरोध किया जो प्रगतिशील थी, और इस दोनों के अंतर्विरोध के कारण पुनर्जागरण में सामंतवाद का भारी विरोध हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में सामंतवाद लगातार कमजोर होता गया। एक और उसकी खासियत थी, एक स्वरूप उसका यह भी था कि पुनर्जागरण में सहज सौंदर्य की उपासना को बल दिया गया। सहज सौंदर्य की उपासना, इसका मतलब यह वह उपासना थी जो भौतिक और साइकोलॉजिकल या मानसिक दबाव से मुक्त थी। अर्थात कोई कार्य हम इसलिए करें कि हमारे ऊपर उसका धर्म का उसका प्रभाव था या धर्म के कारण उसकी बाध्यता थी, इसलिए हमें, चाहे हमारे मन को वो स्वीकार नहीं हो तो भी करना पड़ेगा, चाहे हमारे तन को वो सुख कर नहीं है तो भी वो करना पड़ेगा। ये सहज सौंदर्य नहीं था,
बल्कि सहज सौंदर्य की उपासना का मतलब एक उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार की स्वीकारोक्ति से है जिसमें मानव की यथार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें होती है। अर्थात मानव की सुख सुविधाओं के बारे में, जिसमें मानव को खुशी मिलती है उसके बारे में, जिसको करने से मानव का मन स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट होता है, उसकी तरफ इन समस्त घटनाओं के ऊपर जोर दिया जाने लगा, बल दिया जाने लगा, जिसकी परिणति हम कला के क्षेत्र में देखते हैं। विशेषकर चित्रकला से हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पुनर्जागरण से पहले जितने भी चित्र बनाए जाते थे वो उनका विषय धर्म से संबंधित होता था। ईसा मसीह के ऊपर, मरियम के ऊपर, ईसा के किसी घटना विशेष के ऊपर चित्र बनाए जाते थे। परंतु पुनर्जागरण काल में इसके स्थान पर वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया, नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया, झरने का चित्रण किया गया, प्रातःकालीन उगते सूर्य का चित्रण किया गया। तो इस प्रकार के विषयों को स्थान दिया गया जिसमें मानव को सहज ही मानव के मन को सुखानुभूति प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संक्षेप रूप में कि पुनर्जागरण का स्वरूप मानववादी था, स्वतंत्र चिंतन की तरफ गतिशील था, विज्ञानवादी था, व्यक्तिवादी था, मध्यम वर्गीय था, सामंत विरोधी था और सहज सौंदर्य की उपासना की ओर अग्रसर था। आज के टॉपिक में इतना ही। आशा है आज हम जिन 3 बिंदुओं को हमने कवर किया है कि पुनर्जागरण आधुनिक यूरोप का प्रारंभकर्ता के रूप में माना जाए या नहीं माना जाए, दूसरा पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या हैं और पुनर्जागरण का स्वरूप क्या है। आशा है आज के टॉपिक से आपको ज्ञानवर्धन प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।